नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता खत्म की जा रही है। संविधान की मूल भावना है नागरिकों को हर आधार पर समानता प्रदान करना, लेकिन वित्त से लेकर धर्म के मामले में यह समानताएं खंडित की जा रही हैं। प्रशासन एक समुदाय को लगातार टारगेट कर रहा है, असहाय छोड़ दे रहा है और बहुसंख्यक के नाम पर कुछ लोगों को खुली छूट दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान के 75 साल होने के मौके पर अपनी बात रखी, लेकिन राहुल गांधी ने इन सब उदाहरणों से पहले आरएसएस और सावरकर का जिक्र किया। राहुल गांधी के उभरने से पहले कांग्रेस कभी आरएसएस को लेकर अपने विरोध को वैचारिक धार नहीं देती थी। अभी तक यह लड़ाई बीजेपी के नाम से लड़ी जा रही थी, आरएसएस का नाम लेने से बचा जाता था। लेकिन भारत के अन्य राजनीतिक दलों के बीच आरएसएस को लेकर अब समझदारी भरी चुप्पी टूटती जा रही है और इससे हो यह रहा है कि आरएसएस क्या सोचता है, क्या करता है, इसका दूसरा पक्ष राजनीतिक स्तर पर सामने आने लगा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से संविधान को लेकर जो भी भाषण हुए, उससे साफ है कि यह मसला बेहद गंभीर है और जरूरी था इस तरह के भाषण का होना। संविधान को लेकर कस्में खाई गई और खतरे भी गिनाए गए। यह सवाल भी है कि संविधान की यह बहस जनता के बीच किस हद तक पहुंची है, लेकिन बार बार होने वाली इन बहसों से संविधान जनता के बीच जरूर पहुंचेगा। देश के राजनीतिक समाज के सामने जमाने बाद संविधान को लेकर बहस हो रही है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मजबूर होंगे इसके बारे में जानने के लिए। राहुल गांधी ने संभल की घटना का उदाहरण दिया, हाथरस की घटना का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समानता समाप्त हो रही है। इसका क्या मतलब है? आप खुद देखिए, राजनीति कितनी एक तरफा हो गई है। गोदी मीडिया का स्क्रीन देख लीजिए। जांच एजेंसियों से विपक्ष को ढहाया जा रहा है तो प्रशासन का इस्तेमाल कर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। मस्जिदों के नीचे जमीन खोजने की राजनीति और इसके सहारे किसी जगह पर सांप्रदायिक ज्वार पैदा करने की छूट बता रही है कि राजनीतिक समानता पर प्रहार हो रहा है। कोई भी देख सकता है कि ऐसे मामलों में प्रशासन किसका साथ दे रहा है। बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है, ईडी का छापा उस तरफ नहीं पड़ता। विपक्ष के पास हर तरह के संसाधन की कमी होती जा रही है। यह सब ताकत के इस्तेमाल से हो रहा है। आज बड़ा से बड़ा उद्योगपति मुंह नहीं खोल सकता, सह रहा है, उसे बोलने की जरूरत है। अपनी बात कहना चाहता है, बोल नहीं पाता।
टैक्स के बोझ से मिडिल क्लास मरता जा रहा है, लेकिन आजकल मिडिल क्लास आवाज नहीं निकाल सकता। इसी का मतलब है कि देश में राजनीतिक समानता खत्म हो गई है, यानी आप समान रूप से सरकार की आलोचना नहीं कर सकते और सरकार से लड़ने के लिए या विरोध करने के लिए दूसरे दलों का दामन नहीं थाम सकते। Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। आज भारत में कहीं भी देखिए चंद लोग अमीर हो रहे हैं, अमीरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों की हालत कितनी खराब है। पढ़े लिखे नौजवानों को कभी कॉल सेंटर में नौकरी मिला करती थी अच्छी सैलरी की, लेकिन आज के 25,000 की नौकरी के लिए कॉल सेंटर के नाम पर चल रहे फ्रॉड सेंटर का काम करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से फोन घुमाकर फर्जी ईमेल भेजकर अमेरिका के लोगों को ठग रहे हैं। नोएडा में यूपी पुलिस ने एक दफ्तर के सभी 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादातर नौजवान हैं, आपके घरों के बच्चे। यह सच्चाई है आज भारत की। एक समय था जब परंपरा और शास्त्रों का हवाला बीजेपी के नेता दिया करते थे। उनके आधे अधूरे दावों से ऐसा लगता था इसके आगे तो कुछ बचा नहीं। सारा धर्मशास्त्र उन्हें कंठस्थ है और उसके आगे कोई जवाब नहीं। धर्म की नैतिकता के मामले में इनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। मगर राहुल गांधी ने उन्हीं परंपराओं और मिथकों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिस हथियार से बीजेपी राजनीति में आज भी बचकर निकल जाती है। राहुल गांधी उसी हथियार से बीजेपी को घेरने लगे हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी द्रोणाचार्य का उदाहरण लेकर आ गए। दलित अस्मिता के विराट विमर्श में इस प्रसंग की चर्चा हर दिन होती है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य कौन था आज के समाज से इस प्रसंग को जोड़ा जाता है। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद
द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, यह मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा, तो द्रोणाचार्य जी ने, Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That you have to understand. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती। द्रोणाचार्य जी ने, कार्यमंत्री बोले, कितने डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री,
ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, 12 दिसंबर को राहुल गांधी हाथरस गए थे। 4 साल पहले यहाँ एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। आपको याद होगा, इस पीड़िता का शव रात के वक्त पुलिस की सुरक्षा में जला दिया गया। परिवार के लोग अंतिम संस्कार से पहले सबको घर के आंगन में लाना चाहते थे, अनुमति नहीं मिली। तब विपक्ष के सांसदों को जाने से रोका गया, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें रोका गया, धक्का मुक्की हुई। 4 साल बाद जब सभी इस केस को भूल गए, राहुल गांधी हाथरस जाते हैं और पीड़िता के परिवार के साथ हो रही नाइंसाफी की याद दिला देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इन दिनों आपको अतीत में ले जाते हैं, अतीत के अत्याचारों का उल्लेख जरूर करते हैं, मगर उनके कार्यकाल में क्या हो रहा है, उनके नेतृत्व में क्या हो रहा है, कभी इसकी बात नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते। 14 दिसंबर के भाषण में राहुल गांधी हाथरस के परिवार से मुलाकात का जिक्र करते हैं, कहते हैं किस तरह से जात के आधार पर भेदभाव हो रहा है, यानी संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। संविधान की रक्षा का मामला केवल जजों की नियुक्ति का मामला नहीं है, वह भी है तब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज अपने पद से इस्तीफा देते हैं, चंद रोज के भीतर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देती है, चुनाव जीत जाते हैं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होते हैं, राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं, तब क्यों ना सवाल होगा कि न्यायपालिका क्या तटस्थ भी है? ऐसे जजों के फैसलों की समीक्षा की क्या व्यवस्था है? जज राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में जाने लगे हैं, खुलकर बचाव कर रहे हैं, मगर लोगों को समझना चाहिए उनका काम धर्म की रक्षा करना नहीं है। और भी लोग हैं, उनका काम है न्याय करना, इंसाफ करना, किसी का पक्ष नहीं लेना। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उन पर कभी संदेह ना करे। आज क्यों ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलती जिन्हें सरकार पसंद नहीं करती, और ऐसे लोगों के खिलाफ छापे नहीं पड़ते, बल्कि केस भी बंद हो जाते हैं जिन्हें सरकार पसंद करती है? धर्म के नाम पर, पहचान के नाम पर अपनी गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। सरकार की गलती का बचाव आप धर्म की रक्षा के नाम पर नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।